हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आपका एक सब्जेक्ट है, इसके एक चैप्टर जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं यथार्थवाद। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस चैप्टर में हमें यथार्थवाद को, रियलिज्म को पढ़ना है। सिंपल है, आज का जो आपका चैप्टर है वो यथार्थवाद का है। हमें इंटरनेशनल रिलेशन के अकॉर्डिंग यथार्थवाद को समझना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आपके सिलेबस पर बेस्ड होगा। सिलेबस पर बेस्ड होने के साथ ही साथ आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाती है इन वीडियोस से। तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को हर बार की तरह पूरा देखें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो वीडियोस देखते हैं वो काफ़ी मतलब समय तक देखते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे पता चल जाता है कि आप लोग कितनी वीडियोस देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है और इसीलिए मैं थोड़ी-सी अच्छी और लॉन्ग वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह मैं समझा पाऊँ। चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और यथार्थवाद। आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि जो यथार्थवाद है आखिर ये है क्या? रियलिज़्म है क्या? और ये जो क्या है इसको तो हम 5 लाइन में भी समझ सकते हैं। जैसे कि यथार्थवाद क्या है तो मैं 5 लाइन में आपको बता सकता हूँ कि ये यथार्थवाद है। बट हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और ना केवल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमें अपना सब्जेक्ट ध्यान में रखना है। जो ये सब्जेक्ट है वो इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अकॉर्डिंग यथार्थवाद क्या है, इसे हमें काफ़ी गहराई से समझना है। इस यथार्थवाद में ही, इस चैप्टर में ही नव यथार्थवाद भी जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उन सभी की बात इस वीडियो में की जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यथार्थवाद हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, यथार्थवाद पढ़ने का एक रीज़न ये है कि यथार्थवाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिंपल चीज़ है कि यथार्थवाद एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अब यथार्थवाद है क्या? तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखने के कई सारे नज़रिए हैं। समझने के कई सारे नज़रिए हैं, तरीके हैं, जिसे हम उपागम कहते हैं या दृष्टिकोण कहते हैं। तो आप यूँ कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कई सारे उपागम और दृष्टिकोण हैं, जिसमें से एक है यथार्थवादी दृष्टिकोण। नॉर्मली हम इसे यथार्थवाद कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया यथार्थवाद क्या है? एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का एक तरीका है, एक नज़रिया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय तरीकों को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे देखते हैं। देखिए, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए कई सारे तरीके हैं, कई सारे उपागम या दृष्टिकोण हैं। जैसे कि आदर्शवादी दृष्टिकोण, जिसे आइडियलिज्म कहा जाता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण, जिसे आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा परंपरावादी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ये प्रमुख उपागम रहे हैं, दृष्टिकोण रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए। बट अब हमारा जो सिलेबस है वो कहता है कि बस यथार्थवाद पढ़ो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यथार्थवाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का एक जरिया है, एक तरीका है। यहाँ पर मैं थोड़ी-सी आदर्शवाद को आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, आदर्शवाद आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट मैं इसे समझा रहा हूँ कि आदर्शवादी जो दृष्टिकोण था, आदर्शवाद जो दृष्टिकोण था, वो यथार्थवाद का बिल्कुल उल्टा था। आदर्शवादी जो दृष्टिकोण रहा है, उसका मानना है कि विश्व में कोई भी राष्ट्र युद्ध करना नहीं चाहता। आदर्शवाद का जो उद्देश्य रहा है, उसने ऐसी नीतियाँ बनाई हैं कि पूरे विश्व को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया जाए, शांति व्यवस्था लाई जाए, युद्ध से मुक्त किया जाए। तो ये आदर्शवादी दृष्टिकोण था। आदर्शवादी दृष्टिकोण मानता है कि जो राज्य हैं, जो स्टेट होते हैं, स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री है। इंटरनेशनल रिलेशन में आईआर में स्टेट का मतलब कंट्री ही होता है और कंट्री शब्द यूज़ नहीं करते हैं। हमेशा हम स्टेट बोलते हैं आईआर में, याद रखना। तो आईआर में जो स्टेट हैं, आदर्शवादी दृष्टिकोण कहता है, आइडियलिस्टिक अप्रोच कहता है कि जो स्टेट हैं वो युद्ध नहीं करना चाहते, एंड में वो शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं और इस तरह वो विश्व को शांति में बनाए रखना चाहते हैं, युद्ध से दूर रहना चाहते हैं। ये आइडियलिस्टिक अप्रोच है
आदर्शवाद ऐसा मानता है। बट हमें पढ़ना है यथार्थवाद, और यथार्थवाद तभी समझ में आएगा जब आपको आदर्शवाद थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने बस आपको ये बताया कि यथार्थवाद एक दृष्टिकोण है, एक उपागम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का। अब डायरेक्टली हम यथार्थवाद को समझते हैं कि यथार्थवाद क्या है। आदर्शवादी सिद्धांत की प्रतिक्रिया का परिणाम था यथार्थवादी सिद्धांत। वैसे 18वीं और 19वीं शताब्दी में यथार्थवादी सिद्धांत की चर्चा हुई थी, यानी कि यथार्थवाद की चर्चा हुई थी, और मैकियावेली का समूचा दर्शन यथार्थवादी चिंतन की आधारशिला प्रस्तुत करता है। तथापि फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इसका पुनरुत्थान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। देखो, सही मायने में जब देखते हैं हम, तो जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो जब पूरी तरह जब विकसित हुआ, तो वो कब विकसित हुआ? वो आदर्शवादी राज्य की प्रतिक्रिया के रूप में। आदर्शवादी राज्य था पहले, आदर्शवादी सिद्धांत या उपागम पहले विद्यमान था। पहले यथार्थवादी भी था, बट यथार्थवादी पूरी तरह विकसित नहीं था। आदर्शवादी कहता था कि राज्य युद्ध नहीं करना चाहते, अंत में वो शांति बनाए रखना चाहते हैं, युद्ध शांति व्यवस्था रखना चाहते हैं, युद्ध से मुक्त करना चाहते हैं विश्व को। ये आदर्शवादी दृष्टिकोण मानता था। बट आदर्शवादी दृष्टिकोण जब फेल हो जाता है, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, तो इस तरह हम कहते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में, उसको जवाब देने के लिए यथार्थवादी सिद्धांत पैदा हुआ या विकसित हुआ। समझ में आ गया ना कि यथार्थवादी सिद्धांत जो होगा वो बिल्कुल उल्टा होगा। वैसे अभी इसकी मीनिंग को हम समझेंगे। हिटलर और मुसोलिनी के अभ्युदय यानी कि उदय, उनकी आक्रामक और विस्तारवादी अभिवृत्तियां, उनके द्वारा शक्ति और युद्ध की आवश्यकता पर जोर देना आदि ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत विद्वानों को मानव स्वभाव एवं विश्व राजनीति की यथार्थता को समझने के लिए लालायित किया। देखिए दोस्तों, जो आदर्शवादी थे वो मैंने आपको समझा दिया, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी थे, ये आइडियलिस्टिक अप्रोच थी। बट जब देखा गया कि जो हिटलर है, मुसोलिनी है, इटली का जो शासक था मुसोलिनी, और जर्मनी का शासक हिटलर, तो जब इनके व्यवहार को देखा गया यूरोप में कि अरे ये तो युद्ध करना चाहते हैं, इनका जो व्यवहार है वो महाशक्ति बनने का है, इनका जो व्यवहार है वो दूसरे देशों पर आक्रमण करने का है। तो इनके व्यवहार को जब देखा गया, इनका जो व्यवहार था, हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया, विस्तारवादी नीति का था, मतलब ये शांति व्यवस्था से दूर थे। आदर्शवादी जो दृष्टिकोण था वो कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि आदर्शवादी तो कहता था भाई जो स्टेट है वो शांति चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि युद्ध करना पड़े हमें, उन्हें मजबूरी में युद्ध करना पड़ता है, ये आदर्शवादी कहते थे। बट नहीं, यथार्थवाद ने कहा देखो ऐसा नहीं है, इनका बिहेवियर देखो, हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया, ये तो आक्रमण कर रहे हैं, स्टेट कहाँ शांति रखना चाहते हैं। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण ऐसे और भी ज़्यादा विकसित हुआ। अब जो विद्वान थे, जो विचारक थे, अब वो इस जो यथार्थता थी, यथार्थ का मतलब ही होता है हकीकत, और हकीकत तो यही है ना कि जो स्टेट है वो युद्ध करना चाहता है। स्टेट हमेशा अपनी सेना पर ध्यान देता है, युद्ध नहीं भी करना चाहता तो तब भी स्टेट हमेशा ध्यान रखता है कि अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, वो आदर्शवादी नहीं बनना चाहता। तो ये यथार्थता है, ये हकीकत है, रियलिस्टिक अप्रोच है ये। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है तब ये रियलिस्टिक अप्रोच और भी ज़्यादा विकसित हो जाती है, और सही मायने में इसका जो उदय होता है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही होता है। अब यथार्थवादी दृष्टिकोण है, सब्र रखो, समझ में आएगा। अभी मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ समझ में आएगा, पूरी वीडियो में सिर्फ यथार्थवादी समझाना है, आ जाएगा समझ में, डोंट वरी। यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार है मैकियावेली का यह कथन कि मनुष्य शस्त्र, वन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी और धन मनुष्य एवं शस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, मैकियावेली को जानते हैं आप लोग? मैकियावेली एक विचारक रहा है, पाश्चात्य विचारक है ये, मतलब यूरोप, इंग्लैंड वगैरह का ही विचारक है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा ये कहाँ पर था, बट इसे आप मे बी 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे या फिर किसी सेमेस्टर में आप ज़रूर पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें ये मैकियावेली को ज़रूर पढ़ाया जाएगा।
बट जब पढ़ाया जाएगा तब पढ़ाया जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ। देखो, मैकियावेली एक विचारक रहा है जिसने अपने कुछ शब्दों में यथार्थवादी, अपने विचारों में यथार्थवादी दृष्टिकोण को शामिल किया है। उसने कुछ बातें कही जैसे कि मनुष्य, शस्त्र, धन और रोटी ये युद्ध की शक्ति है। इसने युद्ध को मतलब बढ़ावा, मतलब युद्ध को अहमियत दी, इम्पोर्टेंस दी। और इसने कहा मनुष्य, शस्त्र यानी कि हथियार, और पैसा और रोटी खाना, भोजन, ये युद्ध की शक्ति है। अगर जिसके पास ये चारों चीज़ें हैं वो युद्ध में शक्तिशाली होगा। और ये जो विचार है यही यथार्थवादी दृष्टिकोण का एक आधार माना जाता है। आधार मतलब बेस माना जाता है। जो युद्ध वाली चीज़ है वो यथार्थवाद में मुख्य है। यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषताएं मानता है। जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो आपको समझ में आ रहा होगा। जो यथार्थवादी रियलिस्टिक या रियलिज्म है वो शक्ति को, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, हथियार होते हैं, जो को और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषताएं मानता है। वो मानता है कि जो इंसान है वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर अर्जित करना चाहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाना चाहता है। ये इंसान की विशेषताएं हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग। ठीक है। और आप कहोगे यथार्थवादी दृष्टिकोण ह्यूमंस की बात क्यों कर रहा है? उसे तो स्टेट की बात करनी चाहिए, देश की बात करनी चाहिए, वो इंसान की बात क्यों कर रहा है? फिर आगे आपको मैं बताऊंगा कि जो ये यथार्थवादी दृष्टिकोण है, रियलिस्टिक जो ये अप्रोच है, ये कहता है कि जैसा इंसान होगा वैसा ही तो वहाँ का स्टेट होगा। तो ये कहता है सब इंसान ऐसे ही हैं और जो सब स्टेट हैं, वो जितने भी स्टेट हैं वो ऐसे ही हैं। जैसा ह्यूमन का नेचर होता है वैसे ही वहाँ के स्टेट का भी नेचर होता है। यही यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है कि जो इंसान है वो शक्ति अर्जित करना चाहता है, शस्त्र अर्जित करना चाहता है और युद्ध के लिए तैयार रहना चाहता है, युद्ध करना भी चाहता है, विस्तारवादी नीति होती है उसकी। तो ये एक स्टेट की विशेषताएं होती हैं। ये यथार्थवादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग ह्यूमंस की भी और स्टेट की भी यही विशेषताएं हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण यही मानता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, देखिए दोस्तों, आपके उसमें दिया गया है यथार्थवाद को आपको पढ़ना है, बट मैं अगर यथार्थवादी दृष्टिकोण भी कह रहा हूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है, दृष्टिकोण भी इसे कह सकते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण की तह में मूल मान्यता यह है कि राष्ट्रों के बीच विरोध एवं संघर्ष किसी न किसी रूप में सदैव बने रहते हैं। देखो, यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है, जो रियलिस्टिक अप्रोच है, रियलिज्म है, उसकी जो मेन मान्यता है, जो मूल है इसका, वो मानता है, ये जो दृष्टिकोण है ये मानता है कि जो राष्ट्र होते हैं, जो देश होते हैं, जो राष्ट्र राज्य होते हैं, उनके बीच हमेशा कोई ना कोई संघर्ष या विरोध तो रहता ही रहता है। चाहे उनके अंदर कितना भी कुछ हो, दोस्ती हो, कुछ भी हो, बट उनके अंदर संघर्ष तो होता ही है किसी ना किसी बात को लेकर। चाहे छोटा संघर्ष हो या बड़ा हो, कुछ ना कुछ तो मतलब कहा सुनी होती ही होती है राष्ट्रों के बीच। यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र माध्यम है। प्रत्येक राज्य और राजनेता सत्ता और शक्ति के विकास से ही अपनी हित पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शक्ति और हित के आधार पर ही राजनीति के वास्तविक अभिनेताओं के कार्यों को समझा जा सकता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, ना कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। देखो दोस्तों, ये जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, ये एक सिद्धांत है। ये अपने आप में ये जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं? सिद्धांत का मतलब होता है कि ये सिद्धांत है, इसमें आपको समझाया जाएगा और आपको क्या करना चाहिए वो बताया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सिद्धांत है, यथार्थवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण, ये कहता है, देखो, जो दुनिया है ना, उसमें संघर्ष होता रहता है, युद्ध होता रहता है, युद्ध की स्थिति बनी रहती है, और जितने भी देश हैं वो हमेशा ही ताकतवर बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप एक राष्ट्र हो तो आपका ये कर्तव्य है कि आप भी हमेशा अपना शस्त्र तैयार रखें, मतलब अपने पास इतने हथियार रखें कि अगर आपके ऊपर आक्रमण हो तो आप उसको संभाल सकें, क्योंकि कभी भी युद्ध हो सकता है। इसके अलावा ये कहता है
कि आपको काफ़ी मजबूत बनना है तो आपको शस्त्र और खाना या जो मनुष्य हैं आपको ये रोटी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं जो कि युद्ध के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप अपनी सेना को मजबूत बनाकर रखें, क्योंकि जो विश्व है उसमें संघर्ष होता ही है, चाहे कितनी भी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, कोई ना कोई विषय को लेकर युद्ध हो सकता है। इसके अलावा ये कहता है कि जो भी राष्ट्र हैं उन्हें बस अपने हित को, जो भी राष्ट्र का, जो देश का हित हो, जो जिसमें देश का फ़ायदा हो, ऐसे ही नीतियाँ अपनानी चाहिए, ऐसे ही काम करने चाहिए। कभी भी जो डिसीज़न है वो भावनात्मक होकर नहीं लेना चाहिए। भावनात्मक का मतलब पता है? जैसे कि मान लो कि आपको कोई डिसीज़न लेना है या देश को कोई डिसीज़न लेना है, विदेश नीति संबंधित डिसीज़न हो गया या अपने देश के अंदर कोई डिसीज़न लेना है, तो मन से ले लिया कोई डिसीज़न या दया सी आ गई लोगों पर तो ऐसा कोई डिसीज़न ले लिया, नरमी वाला डिसीज़न ले लिया, या बगल में जो हमारा पड़ोसी देश है, हमने वहाँ पर बॉर्डर्स पर लापरवाही दिखाते हुए हमें लगा कि जो हमारा पड़ोसी देश है वो हम पे हमला नहीं करेगा, और हमने कहा यार वो तो विश्वासी देश है, वो हम पे हमला क्यों करेगा, वो तो हमारा दोस्त है, छोड़ो यार, अगर वहाँ पर सेना नहीं भी रहेगी तो वहाँ की सेना हटा दो। मान लो नेपाल है, तो हम कह देते हैं यार नेपाल तो हमारा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, चलो वहाँ की सेना हटा देते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगा दो, पाकिस्तान के या चीन की तरफ लगा दो सेना को, कौन सा नेपाल हम पे आक्रमण करने जा रहा है। तो ये भावनात्मक डिसीज़न हुआ, ये क्या हुआ, ये मैंने इमोशनली डिसीज़न लिया, अपने मन से डिसीज़न लिया है, प्रैक्टिकली नहीं लेना चाहिए मुझे ये डिसीज़न। यथार्थवाद कहता है भाई आपको ऐसा डिसीज़न नहीं लेना है, भावना भावना में बहकर आपको ऐसा डिसीज़न नहीं लेना है, आपको प्रैक्टिकली देखना है, आपको डिसीज़न लेना है, यथार्थ असली में जो चीज़ हो रही है उसका डिसीज़न लेना है। और मैंने आपको बता दिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण कह रहा है कि मैंने आपको बता दिया कि कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी संघर्ष चलता रहता है, कितनी भी दोस्ती क्यों ना हो। और थोड़ा-सा यहाँ पर सही भी लग रहा है भाई, मित्रता तो हमारी बहुत है बट फिर भी संघर्ष होता भी रहते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ सेना रखनी है, थोड़ी ही सही बट रखो, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको यथार्थवादी दृष्टिकोण समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तब भी कोई बात नहीं, अभी हम इसे आगे भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। एट द एंड हमेशा मैं कहता हूँ आपको आएगा समझ में। यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिसमें जॉर्ज कैनन, राइनोल्ड नेबुर, जॉर्ज श्वरजन यार क्या नाम है, श्वरजनबर्गर, डॉक्टर हेनरी किसिंजर और हांस मॉर्गेनथाउ। हांस मॉर्गेनथाउ एक इम्पॉर्टेंट नाम है, प्रमुख है। आज हांस मॉर्गेनथाउ को यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य कुंजी राष्ट्रहित है, जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। मॉर्गेनथाउ के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तात्कालिक उद्देश्य रखती है। तो देखिए दोस्तों, यथार्थवादी दृष्टिकोण के जो कई सारे, देखो यथार्थवादी दृष्टिकोण ये एक सिद्धांत है, एक उपागम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए। तो ये किसी एक इंसान ने नहीं बनाया है, इसमें कई सारे दार्शनिकों ने, कई सारे विचारकों ने समय के अनुसार अपना योगदान इसमें दिया है। अगर हम बहुत पुराने समय में जाएं तो हम देखते हैं कि जो मैकियावेली था, या कुछ अभी और बताऊंगा मैं, बहुत पुराने दार्शनिक भी थे जिसने थोड़ा सही बट यथार्थवादी दृष्टिकोण को में अपना योगदान दिया था। और यहाँ पर मैंने जितने भी नाम बताए इन सब ने यथार्थवादी दृष्टिकोण में अपना बहुत अहम योगदान दिया है यथार्थवादी दृष्टिकोण को विकसित करने में। बट जो सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है मॉर्गेनथाउ का। हॉन्स मॉर्गेनथाउ को एक तरह से यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रवक्ता माना जाता है। जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, हालांकि पूरी तरह उन्होंने मॉर्गेनथाउ ने इसे नहीं बनाया, बट फिर भी उनका जो रोल था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जैसे कि उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे, 6 सिद्धांत भी बताए थे, हालांकि अभी वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बट बहुत सारी चीज़ें की थी जिस कारण से उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा, और इसी कारण से उन्हें इसका प्रवक्ता भी कहा जाता है। प्रवक्ता मतलब समझ सकते हैं कि उन्होंने ये सिद्धांत दिया, ऐसी मान्यता है। हालांकि बनाया सबने है, मिलजुल कर इसमें योगदान दिया है।
अब देखिए दोस्तों, मॉर्गन थाउ को जब हम सुनते हैं तो वो डायरेक्टली कहते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, वो उसमें राष्ट्रहित है। सभी देश चाहे कितना भी कहें कि हाँ, हम बगल वाले पड़ोसी देश का भला करना चाहते हैं, भारत कितना भी कहे कि भाई मैं अफ़गानिस्तान का भला करना चाहता हूँ, वहाँ पर विकास करना चाहता हूँ, वहाँ पर मुझे पैसा लगाना है, वहाँ पर मुझे विश्वविद्यालय खोलने हैं, चाहे कोई देश कितना भी कुछ कहे, बट उसका जो मेन उद्देश्य है वो राष्ट्रहित ही होता है। ये मॉर्गेनथाउ कहते हैं। और अंत में वो कहते यही हैं कि जो भी कुछ है, सब कुछ पावर ही है। जब कोई भी टेंशन आती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो जल्दी से जल्दी पावर जनरेट करने की कोशिश की जाती है स्टेट के द्वारा। सिंपल है। कई बार वॉर की सिचुएशन हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, जो जिन देशों के बीच में वॉर हो रही है, तो दोनों ही देश सतर्क हो जाते हैं, जल्दी जल्दी जल्द से जल्द अपनी दोस्त बुलाने शुरू करते हैं, हेल्प मांगना शुरू करते हैं, अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं, जहाँ जहाँ भी उनके हथियार होते हैं उसको लाते हैं, बॉर्डर्स पर खड़े करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मॉर्गेनथाउ समझाते हैं, कहते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक यथार्थवादी दृष्टिकोण आपको अब समझ में आ गया होगा क्या है यथार्थवादी दृष्टिकोण। देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण था, उसका जो उस कई पुराने टाइम पर भी उसकी थोड़ी थोड़ी बात दार्शनिकों में देखने को मिलती है। जैसे कि जो कौटिल्य था, कौटिल्य ने एक मंडल सिद्धांत बताया, जिसे आप आगे के सेमेस्टर में जरूर पढ़ेंगे मंडल सिद्धांत को। अब मंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया था। उस समय ये साफ नहीं था कि वो यथार्थवादी ही दृष्टिकोण है। आज हम मानते हैं कि वो यथार्थवादी दृष्टिकोण है। जैसे कि मंडल सिद्धांत में फिर से समझा देता हूँ एक बार दोबारा, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है, बट अगर नहीं पता मैं समझा देता हूँ। देखो, मंडल सिद्धांत में कहा कौटिल्य ने कि एक जो अच्छा राजा होता है, जो योग्य है, उसका नाम उसने विजिगीषु रखा। विजिगीषु, कोई नहीं, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है आपको। तो एक राजा होगा जो अच्छा राजा है, ठीक है। अब उसका काम है कि वो अपना साम्राज्य का विस्तार करे, और इतना विस्तार करे कि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा बन जाए और पूरे विश्व पर उसका राज हो। तो ऐसा विजिगीषु को कौटिल्य ने माना। अब कौटिल्य ने विजिगीषु के लिए कई सारे नियम बनाए। कौटिल्य ने कहा कि जो राज्य तुम्हारे राज्य के बगल में होगा, मान लो तुम विजिगीषु हो, मान लो भारत एक विजिगीषु राज्य है, तो जो राज्य भारत के बगल में होगा, सीमा जिसकी लगेगी, बाउंड्री, वो भारत का ऑटोमेटिक दुश्मन होगा। ये किसने कहा? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने कहा विजिगीषु राज्य या जिस भी राज्य की सीमा जिससे भी टच हो रही है बाउंड्री, वो उसका स्वाभाविक दुश्मन होगा। और जैसे कि और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होगा। जैसे कि भारत और अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान को अगर हम देखें तो भारत और अफ़गानिस्तान की जो बाउंड्री है वो टच, अगर बहुत ही ना के बराबर टच होती है, आप समझ लो कि अभी टच ही नहीं हो रही, क्योंकि पीओके वाला हिस्सा पाकिस्तान के सब पास है अभी। तो भारत और अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं वो अभी आमने सामने भारत और अफ़गानिस्तान नहीं आए हैं, ठीक है। तो भारत और अफ़गानिस्तान में दुश्मनी नहीं है, क्योंकि अभी उनकी बॉर्डर शेयर नहीं हो रहे। बट दोस्तों, भारत और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो हकीकत में शेयर होता है, ठीक है, पीओके इंडिया का ही हिस्सा है। बट फिर भी मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप सपोज़ कर लीजिए कि अभी जैसे कि थोड़ा सा ही जो बॉर्डर है वो टच होता है कश्मीर की साइड बस, तो भारत और अफ़गानिस्तान में दुश्मनी नहीं है, ठीक है। बट भारत पाकिस्तान दुश्मन है, क्योंकि पूरा बॉर्डर शेयर हो रहा है, अच्छे से बॉर्डर शेयर होता है, और इतना बॉर्डर शेयर है कि कॉन्फ्लिक्ट भी होता है पाकिस्तान और भारत का, ठीक है। तो भारत का दुश्मन पाकिस्तान, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बाउंड्री शेयर होती है, तो दोनों की बाउंड्री शेयर होती है। तो कौटिल्य ने पहले कह दिया जिसकी बाउंड्री जिसके साथ शेयर होगी वो उसका स्वाभाविक शत्रु होगा, दुश्मन होगा। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में दुश्मनी, मतलब अफ़गानिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान है और भारत का दुश्मन पाकिस्तान है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ। तो अफ़गानिस्तान और भारत में दोस्ती है। ये वाली चीज़ें कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में कही थी। तो ये क्या था? ये यथार्थवादी दृष्टिकोण था। कौटिल्य ने ये भी कह दिया था कि जो राज्य किसी भी राज्य बहुत ही ज़्यादा दूर है, जिसके जिसके साथ किसी की बाउंड्री शेयर नहीं होती, जैसे कि पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री आपस में शेयर होती है, बट पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री अमेरिका के साथ शेयर नहीं होती, तो वो उदासीन राज्य होगा, वो किसी के भी पक्ष में रह सकता है। मंडल सिद्धांत बहुत बड़ा है, इसे जब मैं समझाऊंगा, आप मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं उस वीडियो को, बट फिर भी आपके लिए इतना इनफ है, आप अभी इतने से ही काम चलाइए। तो कहने का मतलब था कि यथार्थवादी दृष्टिकोण काफ़ी पुराना रहा है,
ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें पहले ही कई सारे दार्शनिकों ने थोड़ी-थोड़ी सही बट बात की है। इसके अलावा फिर हमें मैकियावेली में के सिद्धांतों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और फिर धीरे-धीरे सही मायने में 18वीं-19वीं शताब्दी के बाद यथार्थवाद विकसित होना शुरू होता है और फिर जब वर्ल्ड वॉर हो जाती है, फर्स्ट और सेकंड, तब हकीकत में वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यथार्थवादी दृष्टिकोण काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। विश्व में यथार्थवादी दृष्टिकोण का महत्व बढ़ जाता है। सब देश मानते हैं, सही बात है यार, आदर्शवादी दृष्टिकोण कहता था कि सभी देश शांति चाहते हैं, बट ऐसा तो नहीं है। युद्ध तो युद्ध हो ही जा रहे हैं युद्ध। अभी देख लो, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो गया। वैसे मैं किसी भी अप्रोच को अभी अपनी तरफ से सही नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आई होप यहाँ तक आपको यथार्थवाद समझ में आया होगा। और अब मुझे नहीं लगता कि मैं अब इसको और भी ज़्यादा लेंथी करूँ यथार्थवाद को। इतना बहुत है समझाने के लिए, यथार्थवाद क्या था इतना बहुत होगा समझाने के लिए। अब मैं इसमें और जो चीज़ हमें ऐड करनी है वो है नव यथार्थवाद। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको पूरा ही सब कुछ पढ़ाऊँ यथार्थवाद के बगैर, यथार्थवाद के बारे में और नव यथार्थवाद के बारे में ही सब कुछ अगर मैं पढ़ाऊँ तो वीडियो 2 घंटे का हो सकता है। बट कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाए और आपको इतनी सारी बातें पता चल जाएँ जितनी आपके लिए इनफ हों और ज़रूरी हों, आप अपना अच्छे से एग्ज़ाम भी कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। तो जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो कम ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, बट वो चीज़ें ज़्यादा नहीं हो रही हैं। जितना आपको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, वो सब नोट डाउन करिए, अपने माइंड में सेव करिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यथार्थवादी दृष्टिकोण के समालोचना की। देखिए, अभी हम बात करेंगे नव यथार्थवाद की, बट उससे पहले हम यहाँ पर एक निष्कर्ष देख लेते हैं कि यथार्थवाद कितनी सही मायने में कहाँ तक सही था, कहाँ तक इसमें कुछ कमियां हैं, आलोचनाएं क्या हैं इसकी, क्या चीज़ें कैसी हैं, इसको एक बार यहाँ पर अच्छे से नोट्स के फॉर्म में देख लेते हैं, कहाँ तक ये सही माना जाता है, कहाँ तक इसकी आलोचनाएं होती हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण की समालोचना या निष्कर्ष भी कह सकते हैं इसे। यथार्थवादी दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान की। यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आदर्शवादी कल्पनावादी पर्यावरण से मुक्ति दिलाई। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को स्पष्ट करने वाला उपागम है तथा विदेश नीति निर्माताओं के लिए एक आधार प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामान्य सिद्धांत निर्माण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था। तो देखिए दोस्तों, यथार्थवादी दृष्टिकोण या यथार्थवाद का ये जो अप्रोच है, उपागम है, ये जो विश्व में आदर्शवादी उपागम या आदर्शवादी जो सिद्धांत था, उसकी जगह उसकी प्रतिक्रिया में आया। इसने विश्व को यथार्थ जगत से परिचित कराया। इसने विश्व को बताया कि हकीकत में आदर्शवाद जैसा कहता है वैसे दुनिया नहीं है। वैसे आदर्शवाद बहुत बड़ा है अगर मैं समझाऊँ आदर्शवाद को, बट मैंने आपको इतना समझाया कि आदर्शवाद कहता था कि जो देश हैं, जो स्टेट हैं, वो लड़ाई नहीं करना चाहते, वो शांति ही बनाए रखना चाहते हैं और विश्व को शांति मुक्त रखना चाहता था आदर्शवाद। तो आदर्शवाद में जो गलतियाँ थी, खामियाँ थी, यथार्थवाद ने उसको बताया, लोगों को बताया, विश्व को बताया। और यथार्थवाद ने जो हकीकत में विश्व है, विश्व राजनीति है, उसको बताया कि जो विश्व राजनीति है वो संघर्ष से भरी हुई है। और इन सब से भी बढ़कर इससे फ़ायदा ये हुआ यथार्थवादी सिद्धांत से या यथार्थवादी उपागम से कि जो विदेश नीति निर्माताएं हैं, जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, उनको एक आधार मिला, बेस मिला। उनको ये पता चल गया कि जब हम फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, हमें अपने देश का हित ध्यान में रखना है। भाई, अगर हम भावनाओं के आधार पर फैसला लें तो वो गलत भी हो सकता है। तो विदेश नीति निर्माताओं को इसने एक आधार दिया, एक बेस प्रदान किया। फिर भी यथार्थवादी उपागम आलोचना से परे नहीं है। पहला, यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति और सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक तत्व मानता है, जबकि सच्चाई यह है कि सत्ता एवं शक्ति महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है, लेकिन यह संपूर्ण नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमें आलोचनाएं भी पता होनी चाहिए। मैं जब कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल उसमें घुसा जाता हूँ। तो मैंने यथार्थवाद को समझाते समझाते उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी, जो कि सही भी था। ठीक है, अब इसकी आलोचनाएं भी करनी है हमें। अब तो जो आलोचनाएं हैं, उसमें आलोचनाओं में पहला ये है कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो कहता है कि विश्व राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में
जो पावर है और जो अथॉरिटी है, शक्ति और जो सत्ता है, वही सब कुछ है। बट जो आलोचक है वो कहते हैं कि देखो, शक्ति यानी कि पावर और सत्ता में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, बट सब कुछ नहीं हो सकता। कि शक्ति ही सब कुछ है और सत्ता ही सब कुछ है। भाई, हमें कुछ किसी का भला करना ही नहीं है, किसी भी दूसरे देश का। हम शांति नहीं चाहते, हमें बस शक्ति चाहिए, हमें बस सत्ता चाहिए। तो ऐसा नहीं है। अब भारत का ये अप्रोच अगर हम देखें तो भारत अफ़गानिस्तान में विकास करने के लिए परियोजनाएँ कई सारी लागू कर रहा है। कई सारे विश्वविद्यालय भारत ने पहले खोले थे जब तालिबान वगैरह नहीं था, या कई सारे विकास के कार्यक्रम अफ़गानिस्तान में भारत ने चलाए थे। तो भारत का उद्देश्य था कि हाँ, वहाँ पर भी शांति व्यवस्था आए या वहाँ का भी विकास हो। तो भारत ये तो नहीं चाहता था कि वो सिर्फ़ अपनी शक्ति ही बढ़ाए, अपनी शक्ति बढ़ाकर वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे। तो ऐसा तो नहीं था कि जो राष्ट्र हैं वो शक्ति और सत्ता को इम्पोर्टेंस देते हैं, बट फिर भी ये नहीं है कि शक्ति और सत्ता ही उनके लिए सब कुछ है। दूसरा, यथार्थवादी विचारधारा में कई असंगतियां हैं। शक्ति अथवा सत्ता की परिभाषा करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि राज्य की समस्त शक्ति कितनी है, क्या है, यह नापना अत्यंत जटिल है, क्योंकि वह कई क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। एक राजनीतिज्ञ केवल सत्ता की प्रतिद्वंद्विता से ही संचालित नहीं होता, वरन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग का भी अपना विशिष्ट महत्व होता है। प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोगी प्रवृत्तियों का भी विशेष महत्व होता है। तो देखिए दोस्तों, अब दूसरी आलोचना कही जा रही है या कहा जा रहा है कि देखो, इसमें कुछ गलतियां रह गई हैं, कुछ इसमें असंगतियां हैं। किसमें? यथार्थवादी दृष्टिकोण में। ऐसा इसलिए क्योंकि यथार्थवादी दृष्टिकोण सत्ता और शक्ति की बात करता है, बट ये नहीं बताता कि एक राष्ट्र को कितनी ज़्यादा शक्ति अर्जित करनी चाहिए, कितना ज़्यादा मतलब सत्ता उसके हाथ में होनी चाहिए। या फिर इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये बात करता है शक्ति और सत्ता की, इससे होगा क्या? कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन ही बढ़ेगा, सिर्फ एक राष्ट्र दूसरे देश के साथ कंपटीशन करेंगे, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा अगर दोनों ही शक्तियाँ बढ़ाएंगे तो। बट हकीकत तो ये है कि बिना सहयोग के, एक दूसरे के सहयोग के बिना आगे बढ़ना पॉसिबल भी नहीं है। राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए सहयोग के बिना पॉसिबल भी नहीं है। अब आज के टाइम पर देखो भाई, पॉल्यूशन हो रहा है, वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। लंदन, मुंबई, न्यूयॉर्क और जो तट के पास में या जो द्वीपीय देश हैं, उनके डूबने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे, उनका पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो जो समुद्र के किनारे शहर बसे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अब बताओ, ये कैसा विषय है भाई? ये तो पूरी वर्ल्ड के लिए चिंता का विषय है। तो ऐसे में सहयोग की आवश्यकता है, और हम देख रहे हैं कि सहयोग किया भी जा रहा है। कई सारे जलवायु संगठन हैं जिसमें कई सारे देश सहयोग करते हैं और कई सारे नियमों को फॉलो भी करते हैं। तो यहाँ पर वो शक्ति और सत्ता की बात करता है। इसमें जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो कहता है फिर शक्ति और सत्ता हो ही सब कुछ है। अब शक्ति और सत्ता से तो भाई कंपटीशन बढ़ेगा, सहयोग तो ख़त्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो देश हैं, जो राष्ट्र हैं, वो आपस में सहयोग भी करते हैं, स्टेट आपस में सहयोग भी करते हैं। तीसरा, यथार्थवाद शक्ति संघर्ष के स्थायित्व को स्वीकार करता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में साधनों तथा उद्देश्यों जैसे प्रश्नों के प्रति उदासीन है। देखिए दोस्तों, जो यथार्थवाद है वो शक्ति संघर्ष के बात को स्वीकार करता है। वो कहता है कि हमेशा शक्ति के लिए संघर्ष होता रहता है, यही सब वो मतलब स्थायी रूप से मान लेता है कि शक्ति संघर्ष तो होता ही रहता है विश्व में, हमेशा के लिए, हमेशा होता है और होता रहेगा। ये सारी चीज़ें मान लेता है। बट ये जो सिद्धांत है वो एक राष्ट्र के उद्देश्यों को नहीं बताता कि एक राष्ट्र को किन उद्देश्यों को हासिल करना चाहिए, एक राष्ट्र को कैसे अपने संसाधनों को हासिल करना चाहिए, इसके बारे में सही से कुछ बताता नहीं है। ये तो बस यही कहता है कि युद्ध के लिए तैयार रहना है। चौथा है, यथार्थवादियों का लक्ष्य राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार मात्र माना जाता था और इसीलिए उनकी नीतियां शांति विरोधी समझी जाने लगीं। तो एक आलोचना की जाती है कि भाई, जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, अगर उसका पालन किया जाए विश्व में तो इससे अशांति बढ़ेगी। सभी देश अपनी पावर पर ध्यान देंगे, सभी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो भूटान जैसी शांति प्रिय कंट्री है, नेपाल जैसी कंट्री है, भाई वो अब शक्तियाँ बढ़ाएंगे, भारत से ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहेंगे।
तो इससे तो अशांति बढ़ेगी ना। तो ये कहा जा रहा है आलोचकों के द्वारा। तो यहाँ तक हमने एक समालोचना देखी जिसमें हमने देखा कि क्या सही रहा है यथार्थवाद, कहाँ तक गलत रहा है, इसकी क्या आलोचना है। ये सारी बातें हमने आज की इस वीडियो में अभी तक हमने कर ली। इस वीडियो में हमने समझा कि यथार्थवाद क्या होता है। यथार्थवाद दोस्तों मैंने बता दिया, ये कहता है कि शक्ति के लिए संघर्ष हो रहा है विश्व में, आप शक्ति बढ़ाओ, सेना पर अपनी ध्यान दो, सेना ही सब कुछ है। अगर आपकी सेना मजबूत है तो आप विश्व में आपका डंका बजेगा, मतलब आप काफ़ी पावरफुल रहेंगे, आपके ऊपर आक्रमण नहीं हो पाएगा। आप काफ़ी अगर शक्तिशाली रहेंगे तो तभी आपका राष्ट्रीय हित पूरा होगा। और आपको अपना राष्ट्रीय हित, देश की जो भलाई के लिए जो कार्य है उसी पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी भावनात्मक होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये कौन कह रहा है? यथार्थवादी दृष्टिकोण। कुल मिलाकर ये यही कहता है कि शस्त्रों का निर्माण होना चाहिए, एक राष्ट्र को सेना पर ध्यान देना चाहिए, अपनी सेना को बढ़ाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सिंपल है। आज के टाइम पर अगर हम देखें तो आज की बदलती परिस्थितियों में सहयोग की भी ज़रूरत है। तो इसकी कुछ बातें गलत भी हैं, हाँ, बट कुछ बातें सही भी हैं कि आपको इतनी शक्ति भी होनी चाहिए कि आपके ऊपर कोई आक्रमण ना कर सके। क्योंकि देखो, अब हमने इतिहास में 1962 में देखा था, 1962 में। वैसे तो आप अपना माइंडसेट अलग रखना, कैसा भी रखना वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो 1962 में हमने देखा था कि भारत ने क्या सोचा था, नेहरू ने क्या सोचा था, जो चीन है वो हमारा दोस्त है। भारत ने तिब्बत पर भी चीन के अधिकार को स्वीकार कर लिया, जो कि अंग्रेजों के टाइम पर तिब्बत पर भारत को अधिकार मिल गया था। अंग्रेजों ने तिब्बत को काफ़ी झुका दिया था और तिब्बत ने कई सारे अधिकार भारत को दे दिए थे, कई सारी संधियाँ हुई थी। अब तिब्बत पर भारत ने चीन के अधिकार को भी स्वीकार कर लिया, चीन को सपोर्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको सीट मिले, एक परमानेंट सीट के लिए भी सपोर्ट किया चीन को सबसे पहले मान्यता भी भारत ने दी। सबसे पहले का मतलब है कि शुरुआती दौर में ही चीन को मान्यता भी दे दी एक स्टेट के रूप में भारत ने। अमेरिका ने तो माना ही नहीं था चीन नाम का कोई स्टेट है, उनसे तो कहा था ये स्टेट है ही नहीं। वो इतना मतलब गुस्सा था चीन से। शुरू से वो 20 सालों बाद अमेरिका ने चीन को एक स्टेट के रूप में स्वीकार किया। बट फिर हमने क्या देखा कि भारत तो एक शांतिप्रिय नीति अपना रहा था। नेहरू जी सोच रहे थे भावनात्मक रूप से कि अरे चीन तो आक्रमण करेगा ही नहीं, कभी युद्ध होगा ही नहीं हमारा दोनों देश का। बट हुआ क्या? चीन ने आक्रमण किया, पूरी तरह भारत को बुरी तरह हराया, कहना नहीं चाहिए बट भारत को हराया, जो कि एक दुखद घटना थी। तो रियलिस्टिक अप्रोच यही कह रही है कि भावनात्मक होकर आपको डिसीजन नहीं लेने चाहिए। तो आई होप मैं जो आपको समझाना चाहता था आप समझ चुके होंगे कि रियलिस्टिक अप्रोच भी अपने आप में सही है, उसको हम गलत नहीं कह सकते। बट हाँ, आज की बदलती परिस्थितियाँ भी हैं कुछ ऐसी जिसमें कि हमें थोड़ा सा लचीलापन भी लाना चाहिए, सहयोग की भूमिका भी निभानी चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी हमें बात करनी है नव यथार्थवाद की। बट नव यथार्थवाद या नया जो यथार्थवाद है, इसको अगर मैं इस वीडियो में ऐड करता हूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और एक बड़ी वीडियो, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो अगर हम देखते हैं तो माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या माइंड थोड़ा बोर हो जाता है, क्योंकि ये कोई मनोरंजन की वीडियो तो है नहीं, सॉन्ग या बॉलीवुड की कोई मूवी या ऐसा कोई वीडियो तो है नहीं जो आप 1-1.5 घंटे आराम से देख लें। तो वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और जो नव यथार्थवाद का जो टॉपिक है उसे नेक्स्ट पार्ट में मैं कम्प्लीटली कवर कर लूँगा। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, उसमें मैं आसानी से कवर कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को प्लीज़ देख लेना ताकि आपका ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, कोई बात, कोई चीज़, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। बट रिक्वेस्ट है, कमेंट करने से पहले इस वीडियो को एक बार और देख लेना अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ आपको डाउट लग रही है वो मैंने इस वीडियो में ही समझा दिया हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।